हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजवीर सिंह और निहाल कॉलेज में दो ऐसे लड़के थे जिनके बीच की दुश्मनी पूरे कॉलेज में मशहूर थी। कॉलेज के पहले साल से दोनों के बीच चलती आ रही दुश्मनी आज दूसरे साल में आ चुकी थी। लेकिन इसी दुश्मनी के बीच कॉलेज में आती है सीरत। सीरत इस शहर में नए मेयर की बेटी थी और राजवीर को उससे पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। पर सीरत जहां पढ़ाई में होशियार होती है तो राजवीर था कॉलेज का फेलियर बच्चा जिसने गुंडागर्दी के अलावा आज तक कुछ नहीं किया था। पर सीरत से पहली नजर का प्यार होने पर वो उसको दूर से देखकर बोलता है, हाय रब्बा, मैं आपको बोलता रहता था मेल करा दे रब्बा सोनी कुड़ी दे नाल, पर आपने तो सीधा परियां दी रानी वर्गी कुड़ी नु कॉलेज भेजता। राजवीर के पीछे से निहाल उसके पास आता है कर बोलता है, सुनो ए, तेरे मेरे बीच की दुश्मनी ता मैं मरते दम तक निभाऊंगा और तेरे हिस्से दी सारी खुशियां तेरी अक्खा दे सामने बर्बाद करूंगा। मैं तेरे से डरता नहीं हूँ और दुश्मनी निभानी तो हमने अपने पुरखों से सीखी है। जान जाए पर दुश्मन जिंदा ना जाए, इसलिए मेरे मुंह ना लग, वरना बेवजह ही मेरे हाथों आज तेरा खून बह जाएगा। खून किसका बहेगा ये तो वक्त ही बताएगा। राजवीर अपना ध्यान निहाल से हटाकर सीरत पर लगाता है। वो सीरत को किसी भी हाल में अपना बनाना चाहता था, जिसके लिए एक दिन जब सीरत कॉलेज कैंटीन में बैठी होती है तो राजवीर उसके पास जाकर बैठ जाता है। ये देखकर सीरत बोलती है, ओ हेलो, किन्नू पूछ के बैठे हो तुसे इत्थे मेरी सहेली ने आके बैठना है। क्यों तुसी कैंटीन दी ए टेबल खरीदी हो या जो मैं इत्थे नहीं बैठ सकदा? मेरे नाल बहुते बकवास करन दी ना जरूरत नहीं है, दफा हो जो इत्थों, नहीं तो तानू पता नहीं है कि मेरे पापा कौन ने। ਤੁਹਾਡੇ पापा मेरे ससुर जान गया। अब बताओ किसे नु जानना है? व्हाट द हेल, जे हुण होर बकवास कीती ना तो चुक के कॉलेज तो बाहर कटवा दूंगी मैं तुहानू। पता नहीं कित्थों कित्थों आ जांदे ने आशिकी मारन। इतना बोलकर सीरत कैंटीन से उठकर चली जाती है। लेकिन राजवीर को तो उससे प्यार था, इसीलिए वो हर जगह सीरत के आगे पीछे घूमता। कभी कैंटीन में, कभी कॉलेज ग्राउंड में, कभी किसी क्लासरूम में, तो कभी कॉलेज के बाहर। हमेशा उसका पीछा करता। उसकी ये हरकत देखकर सीरत अपनी दोस्त नम्रता से बोलती है, यार अब बुच्चड़ जिहा जदों दी मैं कॉलेज आई हां उदों दा मेरे मंगर पे आए। पागल, कॉलेज का हैंडसम लड़का तेरे पीछे पड़ा है, तुझे तो इस मौके को लपक कर उसको हाँ कर देनी चाहिए। तू पागल है, ओदा ता मेरा कोई मेल नहीं है। सीरत की बात सुन रहा राजवीर उसके सामने आकर बोलता है, मेल कराना तो उस रब के हाथों में है, लेकिन तुम तो मेरे प्यार को अपना कर रब को एक मौका भी नहीं दे रही कि वो कुछ करे। देखो राजवीर, तुहाडा ते मेरा कोई मेल नहीं है, तब बेवजह रिश्ता जोड़ के फिर उसनु तोड़ना ही क्यों है। इसलिए मैं कहनी आ कि असी दोवे अलग ही चंगे आ। तब मैं तो विनती कर दी कि रब सानू हमेशा दूर ही रखे। सीरत की बात से राजवीर का दिल तो टूटता है, लेकिन वो उम्मीद नहीं छोड़ता। ऐसे ही एक दिन सीरत के पिता और इस शहर के नए मेयर गुरविंदर सिंह कॉलेज में राजवीर शेखावत से मिलने आते हैं, जो कॉलेज का टॉपर था। तभी उनकी टक्कर राजवीर सिंह से हो जाती है, जो कि उनकी बेटी सीरत से प्यार करता था। उससे टकराने के बाद वो उससे माफी मांगते हुए बोलता है, माफ करना बेटा जी, मैं थोड़ा जल्दी में था। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हो राजवीर कहाँ मिलेगा? जी मैं ही हूँ राजवीर, बोलिए। अरे वाह, जिससे मिलने आया था उसी से टकरा गया। राजवीर बेटा, मैं सीरत का पापा हूँ। तुम्हारे डैडी से बात हो गई थी मेरी, मैंने और उन्होंने तुम दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया है। तुमको कोई इतराज तो नहीं? मेरे नाल वो भी सीरत दा रिश्ता? ना ना ना, मैं क्यों मना करूँगा, पर मेरे नाल कीवे? तुम 2 साल से कॉलेज के टॉपर रहे हो, तुमसे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा मेरी बेटी के लिए, जो इतना इंटेलिजेंट और समझदार है। ये मुझे राजवीर शेखावत समझ रहे हैं, क्या करूँ, सच बता दूं? लेकिन फिर सीरत किसी और की हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, झूठ के सहारे ही सही, मैं सीरत को अपने प्यार का एहसास तो करा सकता हूँ। कहाँ खो गए बेटा? कहीं नहीं अंकल जी। अच्छा चलो फिर मेरे साथ घर चलो, आज सीरत भी घर ही है तो तुम उसके साथ सबसे मिल लेना। गुरविंदर राजवीर को अपने साथ घर ले आता है, जहां वो उसको सीरत और उसकी दादी परमिंदर से मिलवाता है। सीरत राजवीर को देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन वो उसके पास आकर बोलता है, देखो रब भी चाहता है हमारा मेल हो, अब तो तुमको भी रब की मर्जी को मान लेना चाहिए। सच्ची?
किते सच ते नहीं कह रहा। मुंडा बुरा तो नहीं है, पर हुन समझ नहीं आ रहा की करा ते की नहीं। सीरत अभी भी कश्मकश में फंसी होती है, लेकिन राजवीर उसके घर में रहकर उसकी दादी परमिंदर का और उसका दिल जीत लेता है, जिसके बाद सीरत को भी अब राजवीर से प्यार हो जाता है और वो अपने प्यार का इजहार करते हुए राजवीर से बोलती है। राजवीर तू सही कहंदा सी, रब दी मर्जी अगे मेरा दिल भी हार गया, तब मैनू एहसास हो गया कि मैं तेनू कितना प्यार कर दिया। आई लव यू राजवीर। देखा, रब की मर्जी थी हमारा मेल होना और हो गया। राजवीर और सीरत दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तभी गुरविंदर को राजवीर की सच्चाई पता चल जाती है कि वो टॉपर राजवीर नहीं बल्कि एक नालायक गुंडा लड़का है, जिसके बाद वो राजवीर से मिलकर बोलता है। आखिर इतना बड़ा झूठ क्यों बोला तुमने? इसलिए बोला क्योंकि मैं सीरत से प्यार करता हूँ और सीरत भी मेरे से बहुत प्यार करती है, इसीलिए प्लीज आप भी इस रिश्ते को अपना लो ना। नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से नहीं होने दे सकता। इसीलिए तुमने जैसे मेरी सीरत का दिल जीतकर खुद से प्यार करवाया, अब उसका दिल तोड़कर खुद से नफरत करवाओ, वरना जबरदस्ती ही मुझे उसकी शादी किसी और से करवानी पड़ेगी। राजवीर को गुरविंदर की बात मानकर सीरत का दिल तोड़ना पड़ता है, इसीलिए वो सीरत से मिलता है, बोलता है। सीरत, तुमने एक बार कहा था हमारा मेल नहीं हो सकता। मैंने तो तभी सोच लिया था कि हमारा मेल कभी नहीं होगा, लेकिन मैं ये बात तुमको अपना बनाकर बोलना चाहता था। की मतलब है तुहाडा? यही कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मैं बस तुमको अपने प्यार में डालकर बर्बाद करना चाहता था। झूठ बोल रहे हो ना? सीरत का ये बात सुनकर बुरा हाल हो जाता है, तो वहीं वो बैठकर रोने लगती है। तभी राजवीर उसको छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन तक तो उसका यही हाल रहता है, ना वो ढंग से कुछ खाती पीती और ना ही किसी से बात करती। लेकिन उसके पिता उसका रिश्ता राजवीर से तोड़कर निहाल से तय कर देते हैं। ये सुनकर सीरत गुस्से में अपने पापा से बोलती है। पापा, तुसी इतना किਵੇਂ कर सकते हो? तुसी जानते हो मैं राजवीर नु प्यार कर दिया, फिर तुसी किसी होर नाल मेरा रिश्ता किਵੇਂ जोड़ सकते हो? तेरे लिए जो सही है वही कर रहा हूँ मैं, और उस धोखेबाज की वजह से मैं तेरी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। मेरा दिल कहता है धोखेबाज नहीं है। सीरत रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और उसके घर में उसके और निहाल की शादी की तैयारियां चल रही होती है। उसी बीच वो निहाल से मिलकर बोलती है। निहाल, मैं राजवीर नु प्यार कर दिया, मैं तुम्हारे नाल विवाह नहीं कर सकती। देखो सीरत, हमारा रिश्ता हमारे परिवार वालों ने जोड़ा है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर शादी से पहले राजवीर तुम्हें लेने आ गया तो मैं तुम्हें जाने से रोकूंगा भी नहीं। निहाल सीरत से मिलने के बाद सीधा राजवीर के पास जाता है और उसको अपनी शादी का कार्ड देते हुए बोलता है। ले मेरी और सीरत की शादी का कार्ड, लेकिन तू वहाँ भूल कर भी मत आ जाइयो। और एक और बात, तेरे धोखे के बावजूद भी सीरत अभी भी तेरे से प्यार करती है, इसलिए अगर तू आया तो वो बेचारी अपने सामने तेरी लाश देखेगी। निहाल सीरत से झूठ बोलता है कि वो राजवीर को नहीं रोकेगा, जबकि निहाल शादी वाले दिन राजवीर को मारने के लिए गुंडे बुलवा लेता है, जो कि अगर राजवीर शादी में आया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शादी का दिन करीब आता है। आंखों में आंसू लिए सीरत गुरुद्वारे के बाहर खड़ी होती है कि तभी एक जीप मेहमानों की भीड़ को साइड करते हुए सामने आकर रुकती है और उसमें से राजवीर निकलता है। तभी निहाल के गुंडे उस पर हमला करते हैं, लेकिन राजवीर सबको मारता हुआ सीरत के पास जाता है और निहाल से उसको छीनते हुए बोलता है। सीरत को धोखा मैंने उसके बाप के कहने पर दिया था, लेकिन इसलिए नहीं कि वो उसकी शादी तेरे जैसे राक्षस से करा दे। सीरत मेरी है और इस दुश्मनी के बीच मैं अपना प्यार नहीं कुर्बान करूंगा। पता था मुझे, लेकिन मैं इतना भी कमीना नहीं हूँ जितना तू सोचता है। मैंने तुझे यहाँ इसलिए बुलाया था कि ये लव स्टोरी पूरी हो सके। और सुन, जिस चीज पे मेरा हक नहीं होता है ना, मैं उस चीज पे लड़ता भी नहीं हूँ। इसलिए जा ले जा अपनी सीरत को, लेकिन ये ना सोची कि तेरी मेरी दुश्मनी खत्म हो गई है। निहाल ने दुश्मनी भी बड़े शान से निभाई और आज उसकी बदौलत राजवीर और सीरत एक हो गए, जिसके बाद उन दोनों की खुशी के लिए गुरविंदर ने भी अपनी बेटी की शादी राजवीर से करवा दी और इस तरह रब ने इन दोनों का मेल करवा ही दिया। एक दिन दर्शिका की माँ जानकी घर की सारी बिस्तर, चादर और कपड़े धोकर सुखाने के लिए डाल देती है, जिसके कुछ ही देर में
दर्शिका आकर अपनी माँ से बोलती है। माँ सुनो, आज बहुत तेज बारिश होने वाली है, तुम जाकर सारे कपड़े ध्यान से उतार लेना। अरे तू बड़ी मौसम वैज्ञानिक हो रही है, इतनी कड़ी धूप में भला बारिश कहाँ से आएगी? जा जाकर अपने काम कर, माँ को आई सिखाने के लिए। जानकी दर्शिका की कही बातों पर ध्यान नहीं देती और जाकर सो जाती है। कुछ ही देर में आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और जानकी के धोए सारे कपड़े बारिश में भीग जाते हैं। जब जानकी सोकर उठती है तो खिड़की से देखती है कि सच में बारिश हुई थी और वो बोलती है, हाय हाय, इतनी मेहनत से सारे पर्दे चद्दर धोई थी और बारिश में भीग गए। काश मैंने दर्शिका की बात मान ली होती। जानकी की तरह आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर दर्शिका को कैसे पता चला कि बारिश होने वाली है। दर्शिका सोनपुर नाम के गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी। 15 साल की उम्र से ही उसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने की असाधारण शक्तियाँ थीं, पर उसके आस पड़ोस के सब लोग उसकी इस शक्ति से अनजान थे। एक दिन पड़ोस के गांव से उसके लिए दीपक नाम के लड़के का रिश्ता आता है और उसकी माँ जयंती बोलती है, देखिए बहन जी, मेरा दीपक एमए पास है और शहर के कॉलेज में मास्टर की नौकरी करता है, इसलिए मुझे उसके लिए एक समझदार और गुणवान लड़की चाहिए। हाँ हाँ बहन जी, हमारी दर्शिका में सारे गुण हैं। जिस घर जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। जिसके बाद दर्शिका और दीपक भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। सब आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और जैसे ही वो लोग वापस जाने लगते हैं तभी दर्शिका को दिखाई देता है कि जिस रास्ते से वो लोग जाने वाले हैं वहाँ एक बहुत बड़े ट्रक पलटने से दीपक और जयंती घायल हो जाते हैं। जिसके बाद दर्शिका बोलती है, देखिए, आप लोग जिस रास्ते से आए थे ना, उस रास्ते से मत जाइएगा, वहाँ पर आपको बहुत ट्रैफिक मिलेगा। आप जंगल वाले रास्ते से चले जाना। दर्शिका की बात मानते हुए वो लोग अपनी कार में बैठकर जंगल के रास्ते से अपने घर जाते हैं। जिसके बाद जयंती और दीपक टीवी में देखते हैं कि जिस रास्ते से वो लोग आने वाले थे वहाँ एक ट्रक पलटने के कारण बहुत बड़ा हादसा हो गया था। ये खबर देखकर दीपक बोलता है, अच्छा हुआ माँ कि हमने दर्शिका की बात मान ली, वरना आज तो पता नहीं हमारा क्या होता। हाँ सही कह रहा है तू बेटा, इसका मतलब ये लड़की हमारे घर के लिए बहुत शुभ है। जिसके कुछ दिन बाद ही दर्शिका और दीपक शादी के बंधन में बंध जाते हैं और ससुराल में दर्शिका अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन वो किचन में रोटियां बना रही होती है, तभी वो देखती है कि हॉल में उसकी सास को टीवी की तार से करंट लग रहा है। तभी वो भागते हुए हॉल में जाती है और अपनी सास को टीवी ऑन करने जाता देखकर जल्दी से उसे धक्का देती है। जिस पर जयंती बोलती है, अरे ओ बहू, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? कितनी जोर से धक्का दिया तूने मुझे, लग जाती तो। माँ जी, शायद आपने देखा नहीं कि टीवी का तार बीच में से टूटा हुआ था। अगर आप उसे छूती तो आपको करंट लग सकता था ना। हाय राम, बहू अगर आज तू मुझे धक्का नहीं मारती तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाता। जब तक मैं आपके पास हूँ आपको कुछ नहीं होगा। इतना बोलकर दर्शिका किचन में चली जाती है और उसकी सास सोचते हुए खुद से बोलती है, पर बहू तो किचन में थी, फिर उसे कैसे पता लगा कि मैं टीवी ऑन करने वाली हूँ? इस घटना के बाद जयंती को दर्शिका पर थोड़ा शक तो होता है, पर वो इस बात पर ध्यान नहीं देती। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन वो अपनी सास के साथ बाजार जाती है, जहाँ उन्हें उनके पड़ोस में रहने वाली रीना आंटी मिलती है और बोलती है, जयंती क्या बात है, आज बहू के साथ खरीदारी करने निकली है? हाँ, मैंने सोचा अभी बहू नई आई है तो इसे कहीं बाहर घुमा ले चलती हूँ, सो इसे अपने साथ बाजार ले आई। दोनों आपस में बातें कर ही रही होती हैं कि तभी दर्शिका को दिखता है कि रीना आंटी एक केले के छिलके पर फिसलकर गिर जाती है, जिससे उनके पैरों में गहरी चोट आती है। ये सब देखकर दर्शिका सोचने लगती है कि वो रीना को जाने से कैसे रोके। जिसके बाद वो बोलती है, आंटी जी, मैंने माँ जी से सुना है कि साड़ियों के मामले में आपका कोई जवाब नहीं है। आपकी पसंद मोहल्ले में सबसे अच्छी है।
क्या आज आप मेरी मदद करेंगी साड़ियाँ खरीदने में? हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये काम तो मैं बड़े चाव से दिन भर कर सकती हूँ। इतने में ही वो तीनों देखती हैं कि एक आदमी सड़क पर पड़े केले के छिलके पर फिसलने के कारण जोर से गिर पड़ता है, जिसे देखकर रीना बोलती है, अरे जयंती, अगर तेरी बहू ने मुझे रोका ना होता तो शायद उस आदमी की जगह मैं सड़क पर दर्द से चिल्ला रही होती। अच्छा है मैं थोड़ी देर और यहाँ रुक गई। रीना को ऐसा बोलते देख दर्शिका धीरे से मुस्कुराने लगती है। तभी जयंती उसकी तरफ शक भरी निगाहों से देखने लगती है और कुछ देर बाद दोनों बाजार से घर आती हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और एक सुबह दीपक दर्शिका से बोलता है, दर्शिका, कहाँ हो तुम? जल्दी से मेरा लंच दे दो, मुझे लेट हो रहा है। जी बस ला रही हूँ। जिसके बाद वो उसे लंच दे देती है। तभी वो देखती है कि आज दीपक को उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के कारण प्रमोशन मिलने वाली है। इस कारण वो बहुत खुश होती है और रात को खाने में अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। थोड़ी देर बाद दीपक घर आता है और जयंती के हाथ में मिठाई का डब्बा देता है। जिसके बाद जयंती पूछती है, क्या बात है बेटा दीपक, ये मिठाई तो किस खुशी में लाया है? माँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। आज मेरा प्रमोशन हो गया है, जिसके कारण मेरी सैलरी भी बढ़ गई है। सच में बेटा, ये तो भगवान की कृपा है बस। जिसके बाद सब खाने के लिए बैठते हैं और खाने में इतने अच्छे पकवान देखकर दीपक बोलता है, वाह दर्शिका, तुमने तो खाने में आज कितना कुछ बनाया है, वो भी इतना अच्छा। ऐसा लगता है कि तुम्हें पहले से ही पता था कि मेरा प्रमोशन होने वाला है। अरे भला ऐसा कैसे हो सकता है? आप भी ना कुछ भी सोचते हैं। वो तो बस आज मेरा मूड अच्छा था तो मैंने ये सारी चीजें बना दी। कुछ तो जरूर है जो बहू मुझसे छुपा रही है, वरना आज अचानक ये इतना बढ़िया पकवान क्यों बनाती। और आज ये पूरा दिन खुशी से चहक रही थी। मुझे पता लगाना ही होगा आखिर बात क्या है। जिसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन जयंती किचन में एक कांच का ग्लास तोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठी दर्शिका को अचानक दिखता है कि उसकी सास के पैर में कांच चुभ जाने से उसके पैर से बहुत खून बह रहा है। और कुछ देर में ही जयंती वापस से किचन में जाने लगती है कि तभी दर्शिका उसके पास आकर उसे पीछे खींच लेती है और उसके पैर में ही वो कांच लग जाता है। जिसके बाद दीपक भी वहाँ आता है और जयंती बोलती है, बहू ये तूने क्या किया? कितना खून निकल रहा है तेरे पैरों से। कोई बात नहीं माँ जी, अच्छी बात तो ये है कि आपको कुछ नहीं हुआ। पर तुम्हें ये चोट कैसे लगी? बहू मुझे सच सच बता, तुझे पता था ना पहले से कि मुझे इस कांच से चोट लगने वाली है? हाँ माँ जी, ये सच बात है कि मुझे भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही पता चल जाता है। मैंने आज तक आपसे ये बात छुपाई रखी, मुझे माफ कर दीजिए। पर बहू मुझे पहले ही बता देती तो आज मेरी वजह से तुझे इतनी चोट नहीं लगती। मुझे माफ कर दे बहू। अरे माँ जी, माफी मत मांगिए। दर्शिका के सब कुछ बताने के बाद दीपक उसे अपनी गोद में उठाकर हॉल में ले जाता है और उसकी चोट पर पट्टी बांध देता है। और दर्शिका अपनी पूर्णाभास की शक्ति से हमेशा अपने आसपास के लोगों की मदद किया करती। शाइना अपने कॉलेज के ग्राउंड में सभी दोस्तों के बीच खड़ी होकर बड़े ही शायराना अंदाज में बोलती है, तेरा प्यार पाने के लिए मैंने कितना इंतजार किया, तेरा प्यार पाने के लिए मैंने कितना इंतजार किया और उस इंतजार में न जाने कितनों को प्यार किया। उसकी ये शायरी सुनकर सब खिलखिलाकर हंसने लगते हैं और उसके सभी दोस्त बोलते हैं, वाह 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 वाह। क्या मस्त शायरी बोली है यार। ये ना आजकल के लड़कों पर सूट करती है। हाँ, आजकल की लड़कियाँ तो जैसे एक से ही चिपक कर रहती है। अबे तुम दोनों शांत हो जाओ। मुझे लग रहा है कि तुम शायरी का मजा तो लोगे पर आपस में ही बहस करने लग जाओगे। चलो इसी बात पे सुनो, ना इश्क करो झूठा, ना प्यार करो फर्जी। ए विकी, ध्यान से सुनना, ना इश्क करो झूठा, ना प्यार करो फर्जी। अच्छा, और आगे? आगे मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, मेरा शेर मेरी मर्जी। इतना कहकर वो हंसते हुए भागने लगती है और विकी और टीना भी उसके पीछे भागते हैं। शाइना एक खुश मिजाज और चुलबुली सी लड़की थी। उसे शेर और शायरी करने का बहुत शौक था। ना 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 ना, लिखने का नहीं, बस दूसरों के लिखी हुई बोलने का। और शायरी करना ही उसका पहला प्यार था। बिना शायरी किए तो उसकी कोई बात पूरी ही नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन
जब वो अपने घर से कॉलेज जा रही थी तभी जोरों से हवा चलने लगती है और शाइना का दुपट्टा उड़कर लहराते हुए बाइक पर बैठे अमित नाम के लड़के के मुंह पर जाता है। लड़की का दुपट्टा देखकर ना हो जाना नशे में चूर, इन जालिम हवाओं ने किया है इसे हमसे दूर। जी, ओ तो ये दुपट्टा आपका है? जी, अब आप इसे मुझे लौटाने की जहमत करेंगे? जी हाँ हाँ बिल्कुल, ले लीजिए। इतना कहकर वो उसे उसका दुपट्टा लौटा देता है और शाइना मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। अमित उसे देखता ही रह जाता है। कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि शाइना उसी के कॉलेज में पढ़ती है। एक दिन शाइना अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही होती है और बोलती है, यार आज क्लास में कितना बोरिंग सा लग रहा था ना। हाँ यार, ये अपनी नॉवल में कितने लवर है ना, ऊपर से सारे एक ही लड़की पर फिदा है। यार शाइना, मुझे तो समझ ही नहीं आता ये प्यार है क्या आखिर। देखो बालक, प्यार का सामाजिक विज्ञान समझना हो तो दिमाग की राजनीति के ऊपर उठकर अपने प्रेमी के मन के इतिहास को पढ़ो। अबे तूने तो यहाँ भी शायरी कर दी। तुझे पता होना चाहिए ना कि शायरी शाइना का पहला प्यार है, इसके बिना मेरी बातें अधूरी होती हैं। ये सारी बातें वहीं पास के पिलर के पीछे छुपा लड़का अमित सुन लेता है और खुद से बोलता है, तो ये है शाइना और इनका पहला प्यार है शायरी। क्या बात है अमित, तेरी पसंद तो बड़ी शायराना है। लगता है मुझे इससे प्यार ही हो गया है। इतना बोलकर वो शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन जब शाइना अकेले होती है तो वो उसके पास जाकर बोलता है, आप आई इस कदर, हम आप में ही खो गए। हमें पता भी नहीं चला कि हम कब आपके हो गए। इस शायराना अंदाज में आपने हमसे बात की, ऐसा लग रहा है कि बरसों बाद किसी अपने से मुलाकात हुई। इसकी शायरियाँ तो दिल ही घायल कर रही हैं, पर अभी मैं क्या जवाब दूं यार। क्या हुआ, और कुछ कहना है आपको? कहना तो बहुत कुछ है, पर मैं अपनी दिल की बात शायरी में नहीं कह पाऊंगा। शाइना, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से ही मुझे तुमसे प्यार हो गया है। हाँ, मुझे पता है कि दूसरी बार मिलने पर ही मैंने तुमसे ये बात कर दी, इसीलिए मेरा दिल डर रहा है कि तुम क्या जवाब दोगी। उसकी बातें सुनकर शाइना चुपचाप खड़ी मुस्कुराती रहती है और बस अमित को प्यार से देखती है। उसे कोई जवाब ना देता देख अमित उदास होकर बोलता है, तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? हाँ ना, कुछ तो बोलो। सब कुछ बोलकर नहीं कहा जाता, कुछ बातें आंखों से भी बयान हो जाती है जनाब। तो तुम्हारी हाँ है? लेकिन हाँ, हमेशा शाइना के लिए शायरी ही उसका पहला प्यार रहेगी, यानी कि तुम मेरी लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहोगे। So I think you okay with too? बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारे पहले प्यार से मुझे कोई जलन नहीं है। इतना कहकर वो एक दूसरे के गले लग जाते हैं और साथ ही अपने पेरेंट्स को एक दूसरे के बारे में बता देती है, जिसके बाद कुछ ही समय में दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। और एक दिन सुबह सुबह चाय नाश्ता लेकर वो हॉल में आती है और शायराना अंदाज में बोलती है, जिंदगी को खुलकर जियो। अरे मैंने कहा जिंदगी को खुलकर जियो। अरे ऐसे आलस भरे क्यों बैठे हो? लो भाई, गर्मा गर्म चाय पियो। अरे बहू, चाय के साथ नाश्ता नहीं बनाया क्या, जो अपनी शायरियाँ सुनाई जा रही है? सासू माँ, सुबह की शुरुआत मेरे पहले प्यार के साथ हो जाए ना, वही काफी है मेरे लिए। फिर बाद में नाश्ता, चाय, पानी दिन को खुशनुमा बनाते ही रहते हैं। इतना कहकर वो खिलखिलाती हुई किचन में चली जाती है। तभी उसकी सास बोलती है, इसका ऊपर का माला खाली है क्या? मैं इससे नाश्ते के लिए पूछ नहीं रही थी, बल्कि नाश्ता मांग रही थी। और ये बहू का पहला प्यार कौन सी बला है? माँ, शाइना का पहला प्यार उसकी शायरी है, तो अपने दिमाग के घोड़े ज्यादा ना दौड़ाएं आप। अच्छा जी, तभी मैं कहूँ क्या बोलती रहती है ये हमेशा। इतना बोलकर दोनों चाय पीने लगते हैं और ऐसे ही समय गुजरता है। एक दिन शाइना घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है। तभी गली की कुछ पड़ोसने उसके घर आती है और उसे यूं झाड़ू लगाता देखकर बोलती है, और बहू झाड़ू लगा रही है? नहीं नहीं, मैं तो जमीन का झाड़ू से मिलन करा रही हूँ। हाय हाय संध्या की बहू, कैसी अजीब अजीब सी बातें करती हो। बहू, तेरी सास घर पे है ना अभी? हाँ हाँ आंटी जी, आप अंदर तो आ जाइए। जिसके बाद वो उन दोनों के साथ अंदर जाती है और संध्या से मिलती है। तभी संध्या बोलती है, क्या बात है, ये दो हंसों का जोड़ा मेरे घर कैसे आ गया? ऐसे ही तुझसे बात करने का जी किया तो आ गए। जिसके बाद तीनों आपस में खूब गप्पे मारती हैं और खिलखिलाकर हंसती हैं।
और अपनी सास को ऐसे खुश देखकर शाइना मुस्कुराती है और संध्या बोलती है। कितने दिनों बाद ऐसे गप्पे लड़ा रही हूँ, कसम से पुराने दिन याद आ गए तुम दोनों से बात करके। हाँ हाँ, संध्या बिल्कुल सही कह रही है। अब तो हम परिवार में इतना बिजी हो गए हैं कि साथ बैठने का समय ही नहीं मिलता। अर्ज किया है, सास सहेलियों की महफिल जमी है, खुल रहे हैं पुरानी यादों के पन्ने, आपकी इस शाम को कैद कर लूं, ऐसा कह रही है मेरे दिल की धड़कनें। वाह बहू, क्या खूब कही तूने, ये वाली तो मुझे भी बड़ी अच्छी लगी। तेरी बहू बड़ी अच्छी शायरी करती है संध्या। शाइना की शायरियाँ किसी को अच्छी ना लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी ये शायरियाँ आप लोगों के लिए शायद एक आम सी शायरी होगी, लेकिन मेरे लिए ये मेरा पहला प्यार है। पहला प्यार? अरे मैंने तो सुना है कि शायरी वही लोग करते हैं जिनका या तो दिल टूट जाता है या फिर उनका प्यार अधूरा रह जाता है, ऐसा मेरी कोमल कहती है। अरे तू भी किन बातों में पड़ रही है? टाइम देख, घर नहीं चलना क्या? चल खड़ी हो अब। इतना बोलकर दोनों पड़ोसनें वहाँ से चली जाती है, लेकिन उनकी कही बातें संध्या के दिमाग में घर कर जाती है और वो खुद से बोलती है, कहीं सच में बहू का कोई पहला प्यार या यार तो नहीं है जिसके लिए ये शायरियाँ बोलती रहती है। क्या पता सच में ऐसा हो। सासू माँ कहाँ खो गई आप? अरे जाइए, आपकी संध्या की आरती का समय हो गया है। हाँ हाँ जाती हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में जाती है और शाइना भी अपने काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब वो कमरे में जाती है तो अमित के करीब जाकर बोलती है, जी चाहे कि दुनिया की हर एक फिक्र भुलाकर दिल की बातें सुनाऊं तुम्हें तुम्हारे पास बैठकर। बातें सब बाद में बताना, भूख लगी है जोरों की, जाकर थोड़ा खाना तो लाना। मैं नहीं लाने वाली कोई खाना वाना, जाकर खुद ही ले लो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और तीनों मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तभी उसकी सास संध्या बोलती है, बहू एक बात तो बता, ये शायरी सच में तेरा पहला प्यार है या अपने पहले प्यार के लिए तू ये शायरी करती है? ये कैसा सवाल हुआ सासू माँ? जरूरी थोड़ी ना है कि कोई प्यार के लिए ही शायरी करे। हाँ माँ, और वैसे भी शाइना तो प्यार से ज्यादा फनी शायरियाँ बोलती है। हाँ ये तो है। चल बहू इसी बात पर कुछ हो जाए। अरे सासू माँ, नेकी और पूछ अभी सुनाती हूँ। तेरे प्यार की रोशनी ऐसी है कि हर तरफ उजाला नजर आता है। सच में? तेरे प्यार की रोशनी ऐसी है कि हर तरफ उजाला नजर आता है। सोचती हूँ घर की बिजली कटवा दो, कम वक्त बिल बहुत आता है। वाह ये वाला मस्त था। हाँ ये सुनकर दोनों सास बहू बहुत हंसती हैं और अमित का मुंह बन जाता है और ऐसे ही शाइना अपने परिवार के साथ जिंदगी में आगे बढ़ती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।